नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। और यूजीसी नेट 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। उसी को प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए हम रिवीजन करने वाले हैं 30/9/2022 शिफ्ट 1 की परीक्षा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? क्या है? आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी। अरबी जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। डिटेल में अगर इनका देखा जाए, जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लेटिन, संस्कृत आदि भाषाएं आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, जबकि अरबी भाषा जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास से वर्णित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी कहानी जो उपन्यास वर्णित है, इसमें यह पंक्ति लिया गया है। इसका प्रकाशन 1870 ईस्वी में होता है और इसके लेखक गौरीदत्त रहते हैं। इसमें अगर और देखा जाए, इसका विषय वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनपढ़ स्त्री, ईमानदारी की ही 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, बाल रुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णभा शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य के जगत में क्या कहा जाता है, इस चीज़ को दिखाना है। तो चकवा चकई के बारे में नागार्जुन ने इसको व्यक्त किया है कवि की प्रसिद्धि के रूप में। डिटेल में अगर देखा जाए, कहता है ऋतु वसंत का सुप्रभात था, बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचारों को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। उक्त पंक्तियां नागार्जुन द्वारा बादल को घिरते देखा कविता से उद्धृत है। यह कविता युग धारा काव्य संग्रह में संकलित है। दोस्तों, हम लोग यह रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि यह मूल सारांश पर प्रकाश डालेगा। जैसे बादल को घिरते देखा किसमें संकलित है? तो युग धारा काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह निम्न है: युग धारा 1953, सतरंगों पंखों वाली 1959 ईस्वी में, प्यासी पथराए आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1971 ईस्वी में, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषताओं में शामिल है। मतलब उनका कौन सा आलोचना विशेषता के रूप में शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ए और सी उसका विशेषता है। जैसे ए नंबर में कहता है कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। क्या कहता है? आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। सी कहता है कवि काव्य का माध्यमवर है। क्या है? कवि जो है काव्य का माध्यमवर है, जो कि उसकी विशेषता है। जबकि ऑप्शन बी मतलब बी और डी जो है गलत है। जैसे कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, जो कि नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कविता अपमर्जी और अंतर्वेशी होती है, जो कि गलत है। और इस प्रकार यहाँ पर ए और सी इसका सही उत्तर हो जाता है। इनकी रचनाओं को प्रकाश में डालें तो कहता है द सीक्रेट वुड, सेलेक्टेड एसेज एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज आदि इसका प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, परिंदे कहानी के पात्र कौन हैं? परिंदे कहानी के जो ये पात्र हैं, यहाँ पर यूजीसी नेट द्वारा थोड़ा सा गलत ऑप्शन बैठाया गया था।
क्योंकि यहाँ पर जो बी डी जो है उसका सही उत्तर है। साथ ही यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो दिया नहीं गया था, इसलिए इसका जो रचना रहता है या ऑप्शन जो रहता है स्टार देके छोड़ दिया गया है। मतलब इसको जो गलत ऑप्शन रहता है उसको सही सबको एक बराबर नंबर दिया जाता है, इसलिए दोनों बी और डी इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है ई तू मुझको देखा करे, और दिलो जान मैं तुझको तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में उद्धृत है। तो ये कथन है तीसरी कसम, है ना। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से ये संकलित या फिर मतलब ये पंक्ति ली गई है। ये जो है ना फणीश्वर रात रेणु की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। इसमें बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, धुनीराम, पलटन दास, लालमोहर आदि। रसप्रिया, पंचलाइट, लालपन की बेगम, संवदिया, ठेस, पहलवान की ढोलक, एक आदिम रात्रि की महक आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए का 4 का मतलब है कि मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। किससे? वो रश्मिरथी से। कहता है बी का 1 कहता है इस देश को ही दीन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। रामधारी सिंह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी का 2 आएगा। कहता है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन दृग जल का। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कोटेशन है। नाश भी चौथा डी नंबर कहता है नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का दम भी। ये है कथन ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा की पंक्ति से उद्धृत की गई है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हम समझ पा रहे होंगे कि इसका लेवल कैसे आता है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो ऑफलाइन होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछी जाएगी। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन है। तीसरी कसम अभी जो कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब है सी और डी इसका सही उत्तर है। तो धोनीराम और पलटन दास जो है तीसरी कसम के पात्र हैं। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तीसरी कसम कहानी पात्र धुनीराम और पलटन दास हैं। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लालमोहर आदि। तीसरी कसम के उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक फणीश्वर रेणु है। इस कहानी का प्रकाशन 1956 में होता है। कब होता है? 1956 में, 1956 ईस्वी में हुआ था। रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानियां हैं पंचलाइट, संवदिया, रसप्रिया, ठेस, लालपन की बेगम, जबकि रमपतिया रस प्रिया कहानी का ही एक इम्पोर्टेंट पात्र है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। क्या है? वंशीधर। वंशीधर जो रहता है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। दुलाय वाली कहानी से वंशीधर एक प्रमुख पात्र के रूप में ठहरते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम में लगाने के लिए कहता है। सबसे पहले इसका जो उत्तर होगा कि झूठा सच 1958 ईस्वी में आएगा। कब आता है? झूठा सच 1958 ईस्वी में आता है। और आपका बंटी 1971 में, धरती धन्ना अपना 1972 में, मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी में। और इस प्रकार इसका सही उत्तर जो होगा इसी क्रम में होगा। सबसे पहले झूठा सच, जो कि ऑप्शन में इसका गलत उत्तर दिया हुआ है, इसलिए इसको सभी को बराबर नंबर दिया जाएगा। झूठा सच 1958 में, आपका बंटी 1971 में, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में, मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी में इसका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ठीक है, सबसे सही अनुक्रम
सबसे पहले होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे कोणार्क। कोणार्क 1951 में होता है, कोणार्क 1951 में। उसके बाद आता है सी मादा कैक्टस। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में कब होता है? 1959 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद आता है ए बकरी 1974 ईस्वी में। कब होता है? 1974 ईस्वी में। और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में प्रकाशन होता है। दोस्तों, ये जो प्रकाशन वर्ष है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है या है। ठीक है, तो हम लोग मादा कैक्टस का प्रकाशन कब देखें? 1959 में, 1959 में मादा कैक्टस का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में अभिकथन है। मतलब एजर्सन और रीजन के रूप में हम सभी को ये देखना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, या दोनों सत्य है, या दोनों असत्य है। ठीक है, एक कहता है, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलापन के में निर्णय नहीं ले पाता है, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। ठीक है, अब आर देख लेते हैं। क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वश्चर्य के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे में से कौन सा कथन, ये कथन सही है? तो जहाँ तक मुझे लगता है ये जो है सही है, इसका आंसर है ए होगा। मतलब दोनों कथन क्या है? सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है, और ए आर सही का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आगे 13 कर देखते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन सा, मतलब ये कथन किसका है? सिंपल सा है। सा काव्य घटनानुकूल शब्दों उपस्थित किसका कथन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, इनकी यह सही काव्य है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वामन का जो काव्य लक्षण जो परिभाषा दी गई है वो है, काव्य शब्दोडलंकारा संकृत्यायन शब्दरतो वर्तते। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, याद सकते हैं वामन वर्तते, व से वामन, व से वर्तते लास्ट में। ठीक है, ये वर्तते। कुंतक शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तवदिष्ट व्यह कारणी। ये किसका है? कुंतक का ये मुख्य कथन है। रुद्रट का ननु शब्दार्थो काव्यम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस में पूछी भी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। मतलब कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ए और सही, रामचंद्र शुक्ल के ने कहा है। ए और सी, ए और सी में क्या कहता है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को दूसरा कोई नहीं हुआ। कौन? पद्माकर। कौन कहते हैं ये आरसी कहते हैं, मतलब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पद्माकर के विषय में। उसके बाद सी में कहता है कि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ठीक है, जो कि दोनों क्वेश्चन सही है, और गलत ऑप्शन में बी और डी जो है गलत है। जैसे परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहार से कमतर थी, कमतर नहीं थी, है ना, मतलब उसकी टक्कर की थी। ठीक है, और डी में कहता है पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसा नहीं है, नहीं है नहीं, उसके जैसा ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बीम है। यह कथन किस आलोचक का है? आषाढ़ के एक दिन के विषय में ये जो कोटेशन दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह का ये कथन है। किसका है? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कहते हैं कि आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बीम है। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह द्वारा आलोचनात्मक कृतियां हैं, कौन कौन है? हिंदी नाटक किसका? बच्चन सिंह का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ना कि मतलब मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर किसका? बच्चन सिंह का है। बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द आदि इसके प्रमुख रचना है। किसका? बच्चन सिंह का। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोमल कपोल पाली में, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भो में बल देखा। उपयुक्त छंद में से संबंधित सही तथ्य है, मतलब कौन सा सही है? कहता है कपोल सागर के तट पर मुस्कान भरी रूपी नाव तैर रही है। कहने का मतलब है ये जो कोटेशन दिया गया है उसका सही अर्थ हम सभी को ढूंढना है, जो कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब सी और डी जो है इसका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर
सी और डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी कहता है भौहों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चालत है, मतलब चलता है। ऑप्शन नंबर सी भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, मतलब प्रेम सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है, मतलब ये सी और डी इसका सही कोटेशन है, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं, मतलब फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। कहता है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। बी और डी जो इसका सही उत्तर है। ए कहता है स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, नहीं, वो अकेले भी बढ़ सकती है। बी कहता है अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, बात सही है। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं अपनी यात्रा के तिमिराक्षण हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती, ये गलत है, आरंभ करना चाहती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए क्या है, व्यग्र है, मतलब बेचैन है। तो इसका आंसर जो है वो सी क्या कहते हैं बी और डी इसका सही उत्तर है। इनका अगर थोड़ा सा और देखें महादेवी वर्मा जो कि स्त्री पर काफ़ी ज़्यादा रचनाएं की हैं, जो छायावादी युग की प्रमुख लेखिका हैं, उन्होंने कविता की है कि निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किनकी, महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्री चंद थे। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश की पूजा करते हैं, जबकि लक्ष्मीचंद और मलुकदास संत कवि हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। संत कवि कौन, लक्ष्मीचंद और मलुकदास। क्वेश्चन 19 कहता है संस्मरण की पुस्तकें हैं, मतलब कौन सी संस्मरण विधा में रचित है। तो इसका आंसर होगा ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है, ए और सी। मतलब ए जो है नंगा तलाई का गांव जो कि संस्मरण में है, और सी कहता है आछे दिन पाछे गए, ये भी संस्मरण में। ऋण जल धन जल ये संस्मरण नहीं है। वे लड़ेंगे हजार साल ये इनका अन्य विधा है। यहाँ देख लेते हैं कि नंगा तलाई का गांव 2004 ईस्वी में संस्मरणात्मक कृति है। उसके साथ ही ये अच्छे दिन पाछे गए संस्मरण पुस्तकें हैं, ये दोनों विश्वनाथ त्रिपाठी की है। इनकी अन्य संस्मरणात्मक कृतियाँ अगर देखा जाए तो व्योमकेश दरवेश 2010 ईस्वी में, गंगा स्नान करने चलोगे 2012 ईस्वी में, अच्छे दिन पाछे गए 2004 ईस्वी में। संस्मरणात्मक कृति के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इसके अन्य संस्मरणात्मक कृति घर का जोगी जोगड़ा है ना, घर का जोगी जोगड़ा 2006 ईस्वी में, किसका, काशीनाथ का। उसके बाद आगे कहता है कि याद हो ना याद हो 1992 ईस्वी में। जबकि ऋण जल धन जल जो है वो फणिस्वाद रेणु की रिपोर्ताज के रूप में देखने को मिलती है। वे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्ताज लिखेगा शिव कुमार मिश्र हैं। ठीक है, मतलब दो जो है ऋण जल और धन जल, या फिर वे लड़ेंगे हजार साल, सभी दोनों क्या है रिपोर्ताज शैली के रूप में वर्णित है या रचित है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है। सही ए और डी सही उत्तर है। ए में कहता है कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरे भाव बाधा को दूर करो। उसके बाद डी में कहता है जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, जिस प्रकार कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मेरे प्रिय लगो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना तुलसीदास के विषय में कहता है, जो कि सही उत्तर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है। ठीक है, ये सब जैसे आजकल जो ये पैटर्न है ये नहीं वाला काफ़ी चली हुई है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा, मतलब एक नहीं का जो है ना पैटर्न एक नया एक विधा लेके आया है, क्योंकि इसमें आदमी क्या होना आश्चर्य या फिर मतलब वो अचंभित में पड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब होता है कुबेरनाथ जो है ना वो द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, जबकि माधव प्रसाद मिश्र
गोविंद नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह अध्यापक पूर्ण सिंह क्या है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार के रूप में ठहरते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है संलक्ष्य क्रम के भेद कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है ना संलक्ष्य क्रम ध्वनि के क्या है, भेद है। बी का मतलब होता है वस्तु ध्वनि और सी का मतलब होता है अलंकार ध्वनि। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि इसका सही उत्तर ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, मतलब इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही क्रम लगाना है। सबसे पहले नीलम देश की राजकन्या, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में प्रकाशित होता है। नीलम देश की राजकन्या कब? 1933 ईस्वी में। पिंजरा 1944 में। पिंजरा कब होता है? 1944 ईस्वी में। किनका है? ये उपेंद्रनाथ अश्क की है। जयदोल 1951। जयदोल 1951 ईस्वी में अज्ञेय की रचना है। अग्निखोर 1973 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु की है। और इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में, पिंजरा 1944 ईस्वी में, जयदोल 1951। जयदोल कब होता है? 1951 ईस्वी में अज्ञेय की रचना है। और अग्निखोर 1973 ईस्वी में, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एवं एंड रियलिटी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब कार्डवेल। कार्डवेल लेखक हैं जो कि विभ्रम और यथार्थ एंड, या फिर इंग्लिश में देखें तो इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। ये क्या है? विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कार्डवेल हैं। यह एक मार्क्सवादी लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास रोमांस और यथार्थवाद है। क्या है? रोमांस और यथार्थवाद है। और किस युग के हैं ये? मार्क्सवादी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करना है तो इसका सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब है विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदन महान। ये कथन है जयशंकर प्रसाद का, जेपी महोदय का, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, बी कहता है मिलने के पल केवल 2-4, विरह की कल्पना अपार। ये कथन है सुमित्रनंदन पंत की। सी में कहता है कि दिन 12 वर्षों में चूड़े के भी सुने गए फिरते। दिन 12 वर्षों में घूड़े के सुने भी गए फिरते। ये कथन है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। उसके बाद डी कहता है तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार। क्या है? कितना आनंद लगता है पढ़ने में ना। तोड़ दो उस क्षितिज में, तोड़ दो उस क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार। क्या है? तो इसका है महादेवी वर्मा, ठीक है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन कौन कौन से हैं, है ना, मतलब उनके विषय में कौन सा कथन सही कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, जो एक और द्रोणाचार्य द्वारा कही गई है। कहता है उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। कथन किसका है? द्रोणाचार्य का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलान के लिए भी आ सकता है यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी कहता है राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा है। राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा है, जो कि ए और बी इसका सही उत्तर है। सी और डी जो कि गलत है उसको भी देख लेते हैं। व्यथा उसकी पीठ थपथपाती है, नहीं, ये कथन इसका नहीं है। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो, ठीक है। तो ये कथन द्रोणाचार्य का नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विशोबा खेचर या खेचरनाथ में से किसके गुरु थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब थोड़ा आसान भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है नामदेव। नामदेव के जो गुरु थे वो विशोबा खेचर या खेचरनाथ कहा जाता है। विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे, ठीक है। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि हैं। यह जाति के दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है, जबकि दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान और मल्लुक भगवान के गुरु पुरुषोत्तम और गुरुदास के गुरु दादू दयाल हैं, ठीक है। इस बार देख लेते हैं दादू दयाल के गुरु कौन थे? वृद्ध भगवान। दादू दयाल के वृद्ध भगवान। मल्लुक दास के पुरुषोत्तम दास थे। कौन? पुरुषोत्तम किसके? मल्लुक दास के। एवं सुंदर दास के गुरु दादू दयाल है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट के रूप में ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 28
8 कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एजर्शन और रीजन दोनों में कौन सा कथन सही है, इस चीज़ को दिखाना है। ठीक है, कहता है कि स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कहता है स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। आर कहता है मतलब रीजन कहता है कि क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है, तो इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक सही नहीं है परंतु आर सही है। मतलब स्त्री, क्योंकि आर में देखिए, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है, बात सही है, लेकिन स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, समानता संभव है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर डी जो है इसका सही उत्तर ठहरेगा। ऑप्शन नंबर 29 कहता है ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभाविलास किसकी रचना है। सिंपल सा है, मतलब सभाविलास किसकी रचना है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभाविलास किसकी रचना है। तो जो सभाविलास है वो लल्लू लाल की रचना है। डिटेल में इसका दिया गया है कि ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभाविलास लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल कृति राजनीति, माधव विलास लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में हैं। इसके द्वारा लिखित रचना है सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी में, बेताल पच्चीसी 1801 ईस्वी में, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी में, माधवनल 1801 ईस्वी में, प्रेम सागर ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी में ठहरती है। कहता है कि आगरा निवासी लल्लू लाल जी ने नियुक्ति 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में लाला मुंशी के पद पर हिंदी ग्रंथ रचना के लिए हुई थी। इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना कलकत्ता फिर आगरा में की थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर है। ये दोस्तों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और एग्जाम में तुरंत याद आ जाए इसलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार में रहने वाले सदल मिश्र, ये कहाँ रहते थे, आगरा में रहते थे। कौन, लल्लू लाल। बिहार में कौन रहते थे, सदल मिश्र। भाका मुंशी के पद पर नियुक्त किया गया और इन्होंने खड़ी बोली में नासिकितो उपन्यास नामक रचना की। कौन, नासिकितो उपन्यास की रचना की। कौन, ये सदल मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदिन नहीं अनुदित होगा। ठीक है, अनुदित रचना नहीं है, मतलब सिंपल सा है, मौलिक रचना कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रकाशन 1883 ईस्वी में होता है और इसका ये मौलिक रचना है। देखिए यहाँ पर सती प्रताप भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, यह भारतेंदु की मौलिक रचना है। भारतेंदु की मौलिक एवं अनुदित रचनाओं की संख्या टोटल क्या है, 17 है, जो कि निम्न प्रकार है। इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। कहता है सबसे पहले देख लेते हैं मौलिक रचना। मौलिक का मतलब अपने से, खुद से। ठीक है, तो सबसे पहले वेद की हिंसा हिंसा न भवती 1873 में, विशस्य विस्मशोधम 1876 ईस्वी में, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में, चंद्रिका 1876 ईस्वी में, भारत दुर्दशा 1880 में। भारत दुर्दशा कब होता है, 1880 में, जो कि सिलेबस में भी लगी हुई है। नील देवी 1881 ईस्वी में, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। नील देवी 1881 ईस्वी में, ये भी लगी हुई है। सती प्रताप 1883 ईस्वी में, जो कि ये मौलिक रचना है। ठीक है, अब अनुदित रचनाओं में देखा जाए तो आता है रत्नावली 1868 ईस्वी में, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में। ठीक है, रत्नावली 1868 में, विद्या सुंदर 1868 में, पाखंड विडम्बर 1872 में, धनंजय विजय 1873 ईस्वी में, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में, मुद्रा राक्षस 1873 ईस्वी में, सॉरी 78 ईस्वी में, और दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में, दुर्लभ बंधु 1880 में, कर्पूर मंजरी 1873 ईस्वी में, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में, भारत जननी 1877 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ठीक है दोस्तों, आज 31 से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही इसी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे भी हौसला मिलने के साथ साथ आप सभी के बीच में ऐसे ही मोटिवेशनल और बहुत ही कारगर साबित होने वाली तथ्यों को आपके बीच लाता रहूं। थैंक यू।